हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे कोल्ड वॉर। लास्ट सेशन में हमने इसकी नेचर और फीचर्स के एंड आज हम इस सेशन में कॉजेस ऑफ कोल्ड वॉर करेंगे। जो कोल्ड वॉर है, कोल्ड वॉर कैसे स्टार्ट होती है, इसके क्या कॉजेस हैं, क्या क्या रीजंस हैं, हम इसको टू पार्ट्स में करेंगे। फर्स्ट में करेंगे वेस्टर्न व्यू पॉइंट, तो वेस्टर्न ग्रीवियंस अगेंस्ट ईस्ट, मीनिंग जो यूएसए ब्लॉक है वो यूएसएसआर से क्या कंप्लेंट करता था। तो आज के सेशन में हम वेस्टर्न का व्यू पॉइंट करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम ईस्ट सोवियत यूनियन का व्यू पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे क्या कॉजेस बनते हैं, तो हम इसको कंक्लूड करेंगे। तो पहले हम करते हैं वेस्टर्न व्यू पॉइंट। यूएसए वेस्टर्न कंट्रीज ब्लॉक हैं, जी क्या कहते हैं कि जो वॉर है, इस वॉर के लिए सोवियत यूनियन है वो ही रिस्पॉन्सिबल था। तो जब कोल्ड वॉर होती है, इसमें बाइपोलर सिस्टम है वो अमर्ज हो जाता है। बाइपोलर का मीनिंग क्या है कि जो वर्ल्ड है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक बन जाता है यूएसए ब्लॉक एंड सेकंड वन इज यूएसएसआर ब्लॉक। तो दो ब्लॉक, इसको हम वेस्टर्न ब्लॉक कहते हैं, यूएसएसआर को हम ईस्टर्न ब्लॉक कहते हैं। अगर आप वर्ल्ड मैप में देखते हो, सोवियत यूनियन है वो वर्ल्ड मैप में ईस्ट साइड आती है, इसीलिए ईस्टर्न ब्लॉक एंड जे सोशलिज्म आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, इसको हम आइडियोलॉजिकल मीन सोशलिस्ट ब्लॉक भी कहते हैं। यूएसए वेस्ट की साइड है तो इसको वेस्टर्न ब्लॉक एंड कैपिटलिज्म को फेवर करते हैं तो कैपिटलिस्ट ब्लॉक कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहला कॉज क्या बन जाता है, तो जो इसके कॉजेस हैं हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे जो फर्स्ट 3 पॉइंट हैं वो किसके साथ रिलेटेड है, आइडियोलॉजी के साथ है, तो इसको हम आइडियोलॉजिकल कॉजेस कह सकते हैं। आफ्टर दैट फोर्थ से स्टार्ट होते हैं जो पर्पस मेन कॉज बने थे, जिसको हम स्पेसिफिक कॉजेस भी कह सकते हैं। तो आइडियोलॉजिकल कॉजेस क्या है, फर्स्ट वन इज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ यूएसएसआर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो सोवियत यूनियन है इसका इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सोवियत यूनियन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। ऑल्दो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, जब जापान पर 2 एटॉमिक बम गिराए जाते हैं बाय यूएसए, उसके बाद ही जापान सरेंडर करते हैं, लेकिन फिर भी सोवियत यूनियन ने बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ी थी, जिससे पूरा वर्ल्ड सोवियत यूनियन से भी इन्फ्लुएंस हो गया था। तो वेस्टर्न फियर में यूएसए को डर लगता था फ्रॉम द पावर ऑफ यूएसएसआर, क्योंकि अब यूएसए ने अपनी आइसोलेशन की पॉलिसी है इसको खत्म कर दिया था। अब वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने लगा था और वो चाहता था कि वो ही सुपर पावर बने, इसीलिए वो किसी अदर नेशन को सुपर पावर नहीं बनने देना चाहता था। तो ये वेस्टर्न का फियर था, इसीलिए जो यूएसएसआर है, यूएसएसआर नाजी जर्मनी है, जो यूएसएसआर है सोवियत यूनियन पर अटैक करती है। इसके लिए यूएसएसआर कहते हैं कि इसके लिए अमेरिका ने ही उसको प्रोवोक किया था। तो यूएसए ऐसा क्यों करता है, उसके लिए ये कोज माना जाता है कि वो यूएसएसआर ज्यादा से ज्यादा पावरफुल ना बन सके। तो इसके लिए तो उसको पता है, सोवियत यूनियन को लगता है कि यूएसए है, यूएसए हमारे फेवर में नहीं है। तो सोवियत यूनियन क्या करता है, एक सीक्रेट सिक्योरिटी पैक्ट है जर्मनी के साथ, वो साइन कर लेता है इन 1939 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले ही। तो उसमें सिक्योरिटी पैक्ट साइन हो जाता है जर्मनी में, जिसके थ्रू ये कहा जाता है कि जर्मनी सोवियत यूनियन पर अटैक नहीं करेगी एंड सोवियत यूनियन है वो जर्मनी पर अटैक नहीं करेगी। पहले तो सोवियत यूनियन है वो जो वर्ल्ड वॉर है इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसी बन जाती हैं कि सोवियत यूनियन है इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचती, इसीलिए इसको अलाइड पावर यूएसए का साथ देना पड़ता है। तो सोवियत यूनियन का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं करे, हम किसका पॉइंट ऑफ व्यू कर रहे हैं, यूएसए का। तो इसमें हम यही कंक्लूड करेंगे, जो यूएसए है, यूएसए को यूएसएसआर की पावर से डर लगता था और उसने मेन रीजन क्या दिया कि इसने वर्ल्ड वॉर में सिक्योरिटी पैक्ट है वो सीक्रेटली साइन कर लिया, जो हमको नहीं बताया, जो हमारे लिए विश्वासघात था। उसके बाद सेकंड वन इज द आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स।
जो आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट्स हैं वो तो दोनों में ही थी। यूएसए ब्लॉक किसको मान रहा था, वो कैपिटलिज्म को मान रहा था, लेकिन यूएसएसआर किसको मान रहा था, सोशलिज्म को अडॉप्ट करा। तो सोशलिज्म जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके होंगे, स्टेट के होंगे, लेबर के पास ही सभी राइट्स होने चाहिए, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है इसका राइट किसी को भी नहीं होना चाहिए। तो सोशलिज्म क्या होता है, कैपिटलिज्म क्या है, इसकी एक डिफरेंट प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जिससे आप सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म की स्टडी कर सकते हो। तो सोशलिज्म जिसमें सभी की सभी प्रॉपर्टी सोसाइटी की होती है, तो सोवियत यूनियन सोशलिज्म को फेवर करता था। एंड सोशलिज्म इसकी तो फादरलैंड भी सोवियत यूनियन थी। कार्ल मार्क्स है, हीगल है, इन सब का जन्म भी सोवियत यूनियन में होता है। तो सोवियत यूनियन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है कि पूरे वर्ल्ड में सोशलिज्म को स्प्रेड करना है। एंड इसके ऑपोजिट यूएसए कैपिटलिज्म को, लिबरलिज्म को फेवर करता है। वो कहता है कि जो सोशलिज्म है इसमें ह्यूमन लिबर्टी है, ह्यूमन लिबर्टी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जाता है, इसीलिए सोशलिज्म नहीं होना चाहिए। तो इसमें कैपिटलिज्म की ग्रोथ, लिबर्टी, डेमोक्रेसी की बात की जाती है। तो हमारी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। जब हमारी सोच नहीं मिल रही तो हम चाहे आपस में साथ में मिलकर वॉर में इन्वॉल्व हैं, लेकिन एक दूसरे को हम अपना दुश्मन ही मान रहे हैं। एंड इसका थर्ड कॉज बनता है वेस्टर्न कंसर्न ऑफ ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म। अब सिर्फ हमारी आइडियोलॉजी डिफरेंस नहीं है, बल्कि वेस्टर्न इसलिए भी वरीड है कि आज के टाइम में सोशलिज्म का इन्फ्लुएंस है बहुत ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। इवन की सोशलिज्म है जो यूएसए की नेबरिंग कंट्री है क्यूबा, इसमें भी सोशलिज्म स्प्रेड हो जाता है, वो भी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को अडॉप्ट कर लेता है। 49 में जब चाइना है, चाइना फ्री होता है, उसमें भी सोशलिज्म को इस्टेब्लिश किया जाता है। तो सोशलिज्म से बहुत सी कंट्री हैं वो इन्फ्लुएंस होती हैं, इवन की जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो भी इन्फ्लुएंस होती हैं। सोवियत यूनियन fully helped the socialist parties formed by the laborers in the western countries against capitalism। तो अब अपने ही कंट्री में वहां के लेबर ने अगर सोशलिस्ट पार्टीज बना ली, उसको फेवर सोवियत यूनियन कर रहा है, क्या वेस्टर्न कंट्रीज यूएसए इस चीज को बर्दाश्त कर पाएगा? उसको लगता है मेरे ही घर में आकर सोवियत यूनियन मेरे ही अंगेस्ट, मेरे लेबर हैं उनको मेरे अंगेस्ट कर रहा है, इसीलिए वो रशिया के अंगेस्ट हो जाता है। तो अंगेस्ट कैपिटलिज्म इस बात को यूएसए एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं और इसके बाद कुछ स्पेसिफिक डिफरेंसेस भी क्रिएट हो जाते हैं, जैसे यूएसएसआर वाज चार्ज्ड फॉर वायलेशन ऑफ याल्टा कॉन्फ्रेंस। जो याल्टा कॉन्फ्रेंस होती है फेब 1945 में, जिसमें यूके, यूएसए एंड सोवियत यूनियन इन तीनों के प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, मीनिंग यूके के प्राइम मिनिस्टर, यूएसए एंड सोवियत यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं, जो प्रीमियर हैं, वो आपस में मिलते हैं, जिसमें वो बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्कशन करते हैं रिगार्डिंग वॉर एंड वॉर के बाद क्या होगा। वो याल्टा में होती है, जिसको होस्ट भी सोवियत यूनियन ने ही किया था। इसकी एक सिटी क्रीमिया में किया जाता है, तो इसीलिए होस्ट कंट्री सोवियत यूनियन है। इसमें जो डिस्कस किया गया था उसके जो एग्रीमेंट से उनको वायलेट किसने किया था? सोवियत यूनियन ने किया था। तो यूएसए यही कहते हैं इसने याल्टा कॉन्फ्रेंस को वायलेट किया है। तो फेब 1945 में यूके, यूएसए एंड यूएसएसआर मीट टू डिस्कस प्लान टू एंड वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 को कैसे खत्म करना है इसके रिगार्डिंग वो प्लान करते हैं। एंड फ्यूचर ऑफ पोस्ट वॉर यूरोप, मीनिंग जो टेरिटरी है, जो डिफीटेड नेशन है, इसकी टेरिटरी को हमको कैसे डिवाइड करना है। जर्मनी, पोलैंड की टेरिटरीज हैं, इसको कैसे डिवीजन होगी, तो इन सब के रिगार्डिंग डिस्कशन होती है। तो इसके बाद भी सोवियत यूनियन है वो याल्टा कॉन्फ्रेंस है इसको वायलेट कर देता है। यूएसए का व्यू पॉइंट है, यूएसए कहता है सोवियत इंटरफेरेंस इन पोलैंड, मीनिंग पोलैंड में अब डेमोक्रेटिक कंट्री बनी थी, लेकिन उसमें सोवियत यूनियन है इंटरफेयर करता है एंड जो डेमोक्रेटिक लीडर हैं उसको अरेस्ट कर लेता है और उसमें सोशलिज्म को इस्टेब्लिश कर देता है। यूएसए इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। कन्वर्जन ऑफ ईस्टर्न यूरोप टू कम्युनिज्म, मीनिंग अब ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज हैं इसमें कम्युनिज्म को इस्टेब्लिश कर लेता है, तो वो रिंग ऑफ कम्युनिज्म बना लेता है। तो आप जैसे मैप में देख रहे हो सोवियत यूनियन की जो नेबरिंग कंट्री है, हंगरी,
बुल्गारिया, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, इन सब में सोशलिज्म को इस्टेब्लिश कर लेता है। मींस सोशलिज्म अब सेपरेट हो रहा है। तो इसके लिए जो यूएसए है वो इस चीज के लिए इसके अंगेंस्ट हो जाता है। जब हम सोवियत यूनियन का व्यू पॉइंट करेंगे तो वो कहेगा कि इसके लिए यूएसए ही रिस्पॉन्सिबल है। तो इन दोनों के व्यू पॉइंट करने हैं। जब हम यूएसए का व्यू पॉइंट सुनते हैं हमको लगता है सोवियत यूनियन है वो सच में ही गलती कर रहा है। जब सोवियत यूनियन का व्यू पॉइंट सुनते हैं हमको लगता है यूएसए ने गलती की है। इसीलिए दोनों के व्यू पॉइंट को समझना बहुत जरूरी बन जाता है। देन सोवियत हेल्प टू चाइनीज कम्युनिस्ट, मीनिंग अब चाइना में जब चाइनीज रेवोल्यूशन थी उसके सिविल वॉर में क्या होता है, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी थी उसको हेल्प करता है और मंचूरिया है मंचूरिया को ऑक्युपाई कर लेता है। उसके बाद क्या करता है, वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है वो राज करना स्टार्ट कर देती है जिसमें कम्युनिज्म को इस्टेब्लिश किया जाता है। रिलेक्टेंस टू ज्वाइन वॉर अगेंस्ट जापान, अब जब जापान के अगेंस्ट वॉर करनी थी उसमें यूएसएसआर है वो ओपनली फ्रीडम नहीं देता है। वो कहता है जो हमारे एयर बेस हैं इसको यूज ना किया जाए। तो अब इसके लिए यूएसए के मन में डाउट होता है। यूएसएसआर का अपना व्यू पॉइंट है तो यूएसए ये कहता है जो याल्टा कॉन्फ्रेंस है इसको वायलेट किया गया है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है सोवियत रिफ्यूजल टू विड्रॉ इट्स फोर्सेस फ्रॉम नॉर्थन ईरान। अब इसके लिए क्या होता है, जब जर्मनी पर वो कहते हैं वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाएगी, जब जर्मनी सरेंडर कर देगा, जर्मनी के सरेंडर करने के बाद क्या होगा, हम अपनी अपनी फोर्सेस हैं इसको विड्रॉ करा लेंगे। यूएसए अपनी फोर्सेस को विड्रॉ करा लेते हैं, यूके विड्रॉ करा लेते हैं, लेकिन सोवियत यूनियन है अपनी फोर्सेस को नॉर्थन ईरान से विड्रॉ नहीं कराता है। और इसके बाद वो वहां पर सिविल वॉर है वो स्टार्ट करवा देते हैं और उसके बाद एग्रीमेंट किया जाता है जो नॉर्थन ईरान के ऑयल रिजर्व हैं उनको वो 25 इयर्स के लिए यूज करेगा। तो इस तरह वो नॉर्थन ईरान पर ऑयल रिसोर्सेज पर अपना कब्जा कर लेता है। नेक्स्ट इज सोवियत प्रेशर ऑन ग्रीस। अब सोवियत यूनियन है ग्रीस जो इसकी नेबरिंग कंट्री है उस पर भी प्रेशर डालता है। यूएसएसआर हैड द कम्युनिस्ट गुरिल्ला ड्यूरिंग सिविल वॉर, अब अपने ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉर होनी स्टार्ट हो जाती है। इसमें जो कम्युनिस्ट गुरिल्लास हैं जो कम्युनिज्म को फेवर करते हैं वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे और इसमें सोवियत यूनियन है कम्युनिस्ट गुरिल्ला की हेल्प करते हैं। तो इस तरह यूएसए है, यूएसए क्या करते हैं वहां की गवर्नमेंट को हेल्प करनी स्टार्ट कर देता है और उनको इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर है वो देता है, हर तरह की हेल्प करते हैं। जिसमें ग्रीस है, ग्रीस में भी अब बैटल ग्राउंड बन जाते हैं जिसमें यूएसए और यूएसएसआर है वो अपोजिट एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो मीनिंग क्या हो गया, एक तरफ कम्युनिस्ट गुरिल्ला हो जाते हैं जिसको सोवियत यूनियन हेल्प कर रहा है और सेकंड तरफ यूएसए हो जाता है जो गवर्नमेंट को हेल्प करता है। इस तरह क्या होता है ग्रीस में भी इंटरफेरेंस स्टार्ट हो जाती है। एंड इसके बाद सोवियत अटेम्प्ट टू टेम टर्की, अब टर्की को डराना स्टार्ट कर देते हैं। सोवियत यूनियन नहीं चाहता टर्की पर भी जो यूएसए है यूएसए का कब्जा हो। तो अब यूएसएसआर वांटेड टू एस्टैब्लिश मिलिट्री बेस इन बोस्फेरस जो टर्की में है। तो इस तरह जब सोवियत यूनियन टर्की में अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता है क्या यूएसए इस चीज को एक्सेप्ट कर पाएगा? नहीं, यूएसए ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। इसीलिए यूएसएसआर अब टर्की को डराना स्टार्ट कर देते हैं। वो टर्की पर चाहता है कि मैं अटैक कर दूं, लेकिन इसी टाइम जो यूएसए है 1947 में वहां के प्रेसिडेंट ट्रूमैन है वो ट्रूमैन डॉक्ट्राइन है वो डिक्लेयर कर देते हैं। ट्रूमैन डॉक्ट्राइन क्या कहते हैं, जो भी कंट्री सोशलिज्म के अगेंस्ट हैं जो अपनी कंट्री में डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रिजर्व करना चाहते हैं हम उनको हेल्प करेंगे। तो इस तरह ट्रूमैन ने टर्की एंड ग्रीस के लिए अपनी सेनेट से $400 मिलियन हैं वो अप्रूव करा लिए। तो इस तरह वो क्या करते हैं उन कंट्री सोशलिज्म को खत्म करने के लिए वो स्प्रेड ज्यादा ना हो, इसीलिए जो सोशलिस्ट कंट्री के फेवर में आ रही हैं उनको हेल्प करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट इज सोवियत प्रेशर ऑन जर्मनी एंड वायलेशन ऑफ पोट्सडाम एग्रीमेंट। अब जर्मनी तो सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड बनता है। जब कोल्ड वॉर की हम हिस्ट्री करेंगे इसकी स्टेजेस करेंगे इसमें जर्मनी है जिसमें सबसे ज्यादा बैटल ग्राउंड बनाया गया था, जिसमें यूएसए और यूएसएसआर की फोर्सेस है सबसे ज्यादा लड़ती हैं। वो आमने सामने ऐसे नहीं लड़ी लेकिन वो जर्मनी के साथ जर्मनी के ग्राउंड पर एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती हैं।
इसका मीनिंग क्या है कि यूएसए एंड यूएसएसआर वो आपस में डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, लेकिन वहां पर ऐसे एक्शंस होते हैं जिस वजह से लगता है वॉर होने वाली है। तो अभी तो जी कोल्ड वॉर बना था, तो जर्मनी है, जर्मनी पर सोवियत प्रेशर डाला जाता है। जब जर्मनी सरेंडर कर देता है उसमें रशिया को बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो इस नुकसान की भरपाई के लिए वो क्या कहता है, जो जर्मनी है, जर्मनी में जर्मन मशीनरी थी, इसको अपनी कंट्री में ट्रांसपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है। जो ईस्ट जर्मनी उसको सेपरेट कर देते हैं, जो 1949 में जाकर ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एंड जो जर्मन लीडर्स इनको इम्प्रिजन कर लेते हैं एंड जो नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ अ सिंगल इकोनॉमिक जोन है इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इस टाइम यूएसए, यूके, फ्रांस एंड रशिया, सोवियत यूनियन जो आपस चारों इसमें अटैक करते हैं, तो इन चारों में डिवीजन होनी थी। इसमें जी कहते हैं कि सिंगल इकोनॉमिक जोन है, हम इसको एस्टैब्लिश कर देते हैं, लेकिन सोवियत यूनियन नहीं मानता है एंड इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो इस जर्मनी पर अपना ही कब्जा मानता है, वहां की मशीनरी है, वहां की जितनी भी कैपिटल है उसको वो ऑक्युपाई करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको पोट्सडम एग्रीमेंट की वायलेशन माना जाता है। और उसके बाद आता है द डिफरेंसेस ओवर कंट्रोल ऑफ बर्लिन। बर्लिन जर्मनी की कैपिटल होती है, जिसमें बहुत बड़े इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। तो सोवियत यूनियन है वो कंट्रोल कर देते हैं ईस्ट पार्ट ऑफ बर्लिन। जो बर्लिन है बहुत बड़ी सिटी थी, कैपिटल थी, ईस्ट पार्ट पर ही इसका कब्जा हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, वेस्ट पार्ट है वो यूएसए के पास चला जाता है। तो इसके बाद जो सोवियत यूनियन है, जब यूएसए कहते हैं कि हम इसमें नई करेंसी है, जर्मनी में नई करेंसी को लॉन्च करना चाहता है, तो इस टाइम सोवियत यूनियन है ब्लॉकेड ऑफ बर्लिन कर देता है, जिसका मीनिंग है बर्लिन के रास्ते में जाने वाले जितने भी एक्सेस हैं उनको ब्लॉक कर देता है। रेलवे एक्सेस है, सी एक्सेस है या फिर रोड एक्सेस है, इन सबको ब्लॉक कर लेता है। और इसके रिस्पॉन्स में जो यूएसए है वो एयर लिफ्ट कर देता है, मीनिंग जो भी सप्लाई है वो एयर से पहुंचाई जाती है। तो इसमें बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। तो बर्लिन के कंट्रोल के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जब हम हिस्ट्री करेंगे आगे जाके बर्लिन में वॉल भी बनाई जाती है ईस्ट एंड वेस्ट बर्लिन को डिफरेंशिएट करने के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट आता है डिफरेंसेस ओवर पीस ट्रीटीज। अब पीस ट्रीटी है, मीनिंग अब जो यूरोप है वो हार जाता है, इसमें पीस ट्रीटीज को साइन करना था, इसमें भी डिफरेंसेस हो जाते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिस्कशन ऑन द पीस ट्रीटीज विद द डिफीटेड नेशन, मीनिंग अब जो नेशन डिफीट हुए हैं, इन डिफीटेड नेशन की जो प्रॉपर्टी है, मीन लैंड है, इसकी जितनी भी कैपिटल है, हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे, इसके लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। जैसे इटली, यूगोस्लाव फ्रंटियर, इसमें प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाती हैं। तो सोवियत यूनियन एंड यूएसए हैं, इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज frequent use of veto power in Security Council by Soviet Union। अब Security Council यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, जिसकी सिक्योरिटी काउंसिल में यूएसए एंड यूएसएसआर दोनों ही परमानेंट मेंबर हैं और दोनों के पास वीटो पावर है। अगर यूएसए कोई डिसीजन लेता है, सोवियत यूनियन क्या करता है, उसके अगेंस्ट वीटो पावर यूज कर देता है, लेकिन एक्चुअल में दोनों ही वीटो पावर हैं, उनको बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। एंड लास्ट वन इज इंक्रीज इन कम्युनिस्ट एक्टिविटीज इन यूएसए एंड कनाडा। अब जो कम्युनिस्ट एक्टिविटीज हैं यूएसए में भी कनाडा में भी, इनमें इंक्रीज हो जाती हैं। जिसको फेवर कौन कर रहा था, इसको फेवर भी रशिया, सोवियत यूनियन ही कर रहा था। हेल्प द लेबर क्लास टू फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टीज, वहां पर कम्युनिस्ट पार्टीज हैं वो इस्टेब्लिश करने में सोवियत यूनियन हेल्प करता है। तो इसके थ्रू क्या किया जाता है, लेबर चीज समझते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लेबर के इंटरेस्ट हैं, जिसको यूएसए कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है। इट वाज कंसीडर्ड अ डायरेक्ट अटैक ऑन डेमोक्रेसी। यूएसए कहता है उसने हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी पर अटैक किया है। इस तरह यूएसए है जर्मनी पर बहुत ज्यादा ब्लेम लगाता है। वो कहते हैं जो कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई है इसके लिए सोवियत यूनियन है वो ही रिस्पॉन्सिबल है। तो ये व्यू पॉइंट था यूएसए का। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे यूएसएसआर और सोवियत यूनियन का व्यू पॉइंट। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।